अब जब बात हम कर रहे हैं कि जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स है उनके बारे में, तो अब आता है कि ये जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स है इनका रोल क्या है। तो वो कहता है कि जो डाइजेशन का जो फाइनल या अल्टीमेट जो फेज होगा ना, वो इंटेस्टाइन में ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स जो है ना, वो ही वहां पे फाइनल उसका जो फेज है उसको कंप्लीट करेंगे। और जब ये ब्रश बॉर्डर उसको फाइनल अल्टीमेट जो चीज वहां पे सिंपलर से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होगी, तो उसको हम बोलेंगे कि अब जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया, अब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। तो उसको देखने के लिए हमें ये जानना होगा कि पहले डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कहाँ कहाँ पे कैसे डाइजेशन हुआ और किसने वो करवाया। तो उसके बारे में हल्का सा अगर अपने रिवाइज करें तो हमें याद आता है कि जो डाइजेशन था वो ओरल कैविटी से स्टार्ट हो गया था। कहाँ से? ओरल कैविटी से। तो वो कहता है कि ओरल कैविटी में डाइजेशन किस एलिमेंट का हुआ था, किसने किया था। अगर हमें वापस उसी चीज को रिवाइज करें तो हमें पता लगेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट था उसका जो डाइजेशन था वो वहां पे स्टार्ट हुआ था। कहां पे? ओरल कैविटी में। ठीक है, किसने करवाया था? तो हमें पता है जो सलाइवरी एमाइलेज था, जिसका दूसरा नाम टाइलिन के नाम से हम जानते हैं, उसने वहां पे कार्बोहाइड्रेट का वहां पे डाइजेशन स्टार्ट करवाया था। कार्बोहाइड्रेट हमने जो लिया था वो किस फॉर्म में लिया था? स्टार्च फॉर्म में लिया था। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। उसके अंदर हमने लिया टाइलिन, जो सलाइवरी एमाइलेज था, जो सलाइवा के अंदर एंजाइम था, उसने क्या किया, इस कार्बोहाइड्रेट का कितना, मतलब अगर आपने टोटल 100% आप मानते हो तो यहाँ पे 20 to 30% जो डाइजेशन स्टार्ट होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। मतलब जो टोटल 100% जो आपने डाइट में, मान लीजिए आपने मान लीजिए आप 600 ग्राम जो है, अगर आपकी डाइट के अंदर आपने वहां पे कार्बोहाइड्रेट लिया है, तो वो कहता है कि उसका 20 to 30%, तो कितना हो गया कि मतलब आप मान के चलिए कि 100 से 200 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे? ओरल कैविटी में। मतलब टोटल जितनी भी आपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट लिए उसका 20 to 30% जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाएगा? ओरल कैविटी में। कौन करवा रहा है? टाइलिन। अब ये इसको किसके अंदर तोड़ देगा? तो वो कहता है कि वो वहां पे इसको या तो डाइसैकेराइड्स में तोड़ देगा, ठीक है, और इसको स्टार्च को हम पॉलीसैकेराइड्स भी बोल देते हैं। पॉली का मतलब है कि काफी सारे वहां पे कॉम्प्लेक्स है, काफी सारे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में मिलकर उन्होंने स्टार्च बनाया, उसको टाइलिन ने डाइसैकेराइड्स के अंदर तोड़ दिया। ये चीज आपने अभी तक ध्यान रखना है कि डाइसैकेराइड्स के अंदर वहां पे ये टूटा है, ठीक है। अब 20 to 30% तो किसने तोड़ दिया? टाइलिन ने। अब जब हम वहां पे स्टमक के अंदर आते हैं तो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होता। हल्का सा जो ये टाइलिन है ये तब तक वहां पे काम करता है जब तक कि ये HCl के कांटेक्ट में नहीं आता। जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आएगा, एसिडिक पीएच होगी, ये जो टाइलिन है वो इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइलिन जो पीएच पे काम करता है वो 6.7 से 6.8 के बीच की पीएच पे काम करता है, जो कि स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है। लेकिन स्टमक के अंदर तो पीएच हाईली एसिडिक है, वहां पे ये काम कर ही नहीं सकता, तो ये स्टमक में इनएक्टिव हो जाएगा, वहां पे ये काम नहीं करेगा। फिर कहता है कि खाना जैसे ही ड्यूडेनम के अंदर आएगा तो जो हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट से पैनक्रिएटिक जो जूसेस है या पैनक्रिएटिक एंजाइम्स है वो आके यहाँ पे डाइजेशन वापस कार्बोहाइड्रेट की स्टार्ट कराएंगे। तो पहली चीज तो ये होगी कि आपने ओरल कैविटी से डाइजेशन को स्टार्ट करवाया कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद में कहां होगा? तो उसके बाद में ये कहता है जो पैनक्रिएटिक जो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के लिए काम करेगा उसको हम एमाइलेज बोल देते हैं। क्या नाम देते हैं? एमाइलेज। और ये कहां से सिक्रेट हो रहा है? पैनक्रियास से, तो इसको पैनक्रिएटिक एमाइलेज बोल दिया। पैनक्रिएटिक एमाइलेज। एमाइलेज किससे रिलेटेड है? जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ब्रेक डाउन करता है, उसको एमाइलेज। और ये कौन सिक्रेट कर रहा है? पैनक्रियास, तो ये हो गया पैनक्रिएटिक एमाइलेज। अब कहता है कि जो 20 से 30% तो टाइलिन ने स्टार्ट कर दिया था, पीछे कितना बच गया? वहां पे अप्रोक्सीमेटली 70% जो कार्बोहाइड्रेट है जो अभी तक डाइजेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, उनका डाइजेशन कौन स्टार्ट कराएगा? पैनक्रिएटिक एमाइलेज। अब इस पैनक्रिएटिक एमाइलेज ने क्या किया? जो स्टार्च या पॉलीसैकेराइड था जिनका डाइजेशन ओरल कैविटी में नहीं शुरू हो पाया, उन सब का डाइजेशन ये कराता हुआ यहाँ पे इसको डाई या इसको बाय भी बोल सकते हैं,
बायसैकेराइड्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, इसको डाई या बायसैकेराइड एक ही मतलब है, चाहे डाइसैकेराइड्स बोल दो चाहे बायसैकेराइड्स बोल दो, उसके अंदर ये ब्रेक डाउन जो है वो कर देगा। कौन? पैनक्रिएटिक एमाइलेज। अब जितना भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया था वो सारा अब टूट गया डाइसैकेराइड या बायसैकेराइड्स के अंदर। तो अब वो कहता है भाई ऐसे कौन से होते हैं डाइसैकेराइड्स और बायसैकेराइड जो स्टार्च से बनते हैं। तो ये कहता है कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो आपने नाम सुने ही होंगे वहां पे। वो कहता है एक आप देखिएगा माल्टोज, ठीक है, सुक्रोज, लैक्टोज, ये नाम। इसके अलावा अल्फा डेक्सट्रीन्स, ये चार आपने याद रख लेने हैं। ठीक है, ये यहां पे जो है पॉलीसैकेराइड जो स्टार्च था उससे ब्रेक डाउन होके डाइसैकेराइड्स के अंदर चेंज हो गए। उनमें डाइसैकेराइड अब कौन से बन गए? तो वो कहता है माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है और अल्फा डेक्सट्रीन्स। ये सब जो है अब सारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स थे वो इन फॉर्म के अंदर टूट गए। ये कौन सी फॉर्म है? डाइसैकेराइड या बाइसैकेराइड्स है, यहाँ पे टूट गए। लेकिन हमारी बॉडी में जब ये ब्लड के अंदर एंटर करेंगे, जिसको हमने एब्जॉर्प्शन बोला है, वो कौन सी फॉर्म में होगा? वो मोनोसैकेराइड्स फॉर्म में होगा, बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब इसका तो एब्जॉर्प्शन हो नहीं सकता। अभी इसका फाइनल डाइजेशन जरूरी है, और जो इसका फाइनल डाइजेशन करेगा वो ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम्स करेंगे। वो कहां से रिलीज होते हैं? वो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं। उसमें जो रिलीज होने वाले जूसेस है उसको हमने सकस एंटेरिकस बोला था। तो सकस एंटेरिकस के अंदर जो ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम्स होंगे वो इसको बिल्कुल सिंपलर फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन कर देंगे। अब देखिएगा, जो माल्टोज था, जो सुक्रोज था, जो लैक्टोज था और जो अल्फा डेक्सट्रीन्स था, ये हमने बता दिए। ये पैनक्रिएटिक जो एमाइलेज था उसने ये ब्रेक डाउन कर दिया, ये बना दिए उसने। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इनका ब्रेक डाउन करा के इनको मोनोसैकेराइड्स के अंदर चेंज कर देना है। ठीक है, तो अब जो एंजाइम की हम बात करने जा रहे हैं वो एंजाइम असल में जो ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम्स हैं वो है। ये जो अब एंजाइम हम लिखेंगे असल में वो ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम्स है जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने रिलीज किए। तो माल्टोज को जो मोनोसैकेराइड में चेंज कराएगा उस ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम का नाम है माल्टेज। बिल्कुल सिंपल है, टोज से टेज, जहां पे भी एज लग गया पीछे इसका मतलब वो एंजाइम है। ठीक है, जिस तरह सुक्रोज है तो वहां पे सुक्रेज, लैक्टोज है तो लैक्टेज, डेक्सट्रीन्स है तो अल्फा डेक्सट्रीनेज। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपको याद रह जाएगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कहते हैं माल्टोज जो डाइसैकेराइड या बाइसैकेराइड था उस पे ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम लगा है माल्टेज, और उसने वहां पे रिजल्ट में क्या बना दिया? तो वो कहता है इसने यहाँ पे क्या बना दिया कि ये कहता है कि यहाँ पे शुगर जो सिंपलर शुगर बनेगी जिसको हमने बोला ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे? ग्लूकोज के। ये माल्टेज ने क्या कर दिया? माल्टोज को कन्वर्ट करा दिया किसमें? ग्लूकोज के अंदर। इसी तरह जो सुक्रोज था उसके ऊपर कौन सा ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम लगा? सुक्रेज। उसने क्या किसमें चेंज करा दिया? तो ये कहता है इसने इसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर चेंज करा दिया। किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज क्या है? फ्रूट शुगर है। क्या है? फ्रूट शुगर। इसी तरह जो लैक्टोज है, लैक्टोज क्या है? ये मिल्क शुगर है। क्या है? मिल्क शुगर। जो भी आप दूध वगैरह पीते हो उनसे जो शुगर बनती है वो है लैक्टोज। उस पे ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम लैक्टेज ने काम किया और उसने ब्रेक डाउन कर दिया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, इसी तरह जो अल्फा डेक्सट्रीन्स है उसको ब्रेक डाउन करा दिया सिंपलर फॉर्म में अल्फा डेक्सट्रीनेज ने, और वो किसके अंदर करा दिया? ग्लूकोज के अंदर। किसमें? अकेला एक मॉलिक्यूल बन गया ग्लूकोज का। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और अल्फा डेक्सट्रीनेज ये ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम्स हैं। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए।
और ये उसने फाइनल यहाँ पे डाइजेशन कर दिया। इससे ज्यादा इसको हम नहीं ब्रेक डाउन कर सकते। अब इनका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा कि इनका ब्लड के अंदर ये चले जाएंगे और ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। तो जो सिंपलर फॉर्म बनेगी कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन होने के लिए जो फॉर्म वहां पे चाहिए वो ये फॉर्म है। इस फॉर्म को किसने बनाया, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स ने बनाया। ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम कहाँ पे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में किसने रिलीज किया, तो कहते हैं कि जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम था वो किसको बोला, जो कोलिमिनार एपिथेलियम या ग्लैंडुलर जो एपिथेलियम है उसने वहां पे जो रिलीज कराया उसको हमने ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स वहां पे कहा। ठीक है, तो ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स है। ठीक है, इन्होंने किसका ब्रेकडाउन करवा दिया यहाँ पे सिंपलर फॉर्म के अंदर। यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका बिल्कुल सिंपलर फॉर्म जिसको मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं उनके रूप में यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन कर दिया। तो कहता है जो टोटल आपने पॉलीसैकेराइड या स्टार्च लिया था उसका 20 से 30% तो टाइलिन ने वहां पे उसको ब्रेक डाउन करके किसके अंदर चेंज करा दिया, वहां पे तो बाइसैकेराइड या डाइसैकेराइड में चेंज करा दिया था। जो पीछे 70% बच गया जो टाइलिन ने नहीं करवाया उसको किसने करा दिया, पैनक्रिएटिक एमाइलेज ने करा दिया। किसने करा दिया, पैनक्रिएटिक एमाइलेज ने। अब सारे जितने भी आपने शुगर जो कार्बोहाइड्रेट ली थी वो सारी डाइसैकेराइड या बाइसैकेराइड में चेंज होगी, लेकिन ये अभी भी एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी नहीं है। इसको रेडी करने के लिए और ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो अब वो कहते हैं एंजाइम कहां से लाएं, तो कहता है कहीं से नहीं लेके आना। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस है सक्कस एंटेरिकस उसके अंदर ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स पड़े हैं जो कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम ने रिलीज किए, उनसे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमने देखा तो हमारे पास कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स थे, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और अल्फा डेक्सिनेज। ये इनके ऊपर लगे और उन्होंने इस फॉर्म के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कर दिया और ये अब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के लिए। तो कहता है कि जब हम प्रोटीन के डाइजेशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टमक से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, स्टमक से। तो कहता है स्टमक से जो पेप्सिनोजन निकला था जो चीफ सेल से, वो जब HCl के कांटेक्ट में आया था तो पेप्सिनोजन से वो पेप्सिन में चेंज हो गया था और उस पेप्सिन ने क्या किया था, वहां पे जो भी वहां पे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन थे या जो पॉलीपेप्टाइड्स थे उनको वहां पे उसने डाई पेप्टाइड्स के अंदर चेंज कर दिया, या वहां पे हमने बोल दिया कि जो डाई पेप्टाइड्स या एमाइनो पेप्टाइड्स उनके अंदर उसको वहां पे चेंज कर दिया। ठीक है, अब जितना तो पेप्सिन से हुआ वही बात कि 20 से 30% पेप्सिन ने कर दिया। अब जो पीछे 70% बचा वो कौन करेगा, जो पैनक्रिएटिक वहां से जो एंजाइम सीक्रेट होंगे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। उसमें हमने देखा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन है, उसके अलावा जो कार्बोक्सिक जो एंजाइम्स हैं जिस तरह की मान लो कार्बोक्सिक एनहाइड्रेज है, उसके अलावा वहाँ पे कई प्रो न्यूक्लियेजेस, प्रो इलास्टेज, उनको ये एक्टिव करेगा ट्रिप्सिन और उनसे वहाँ पे जो है न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन वगैरह कराएगा। तो वो सब चीजें वहाँ पे हो चुकी है। अब वहाँ पे फाइनल उनको एमाइनो एसिड में कौन चेंज कराएगा, तो उनको एमाइनो एसिड के अंदर चेंज कराने के लिए वहाँ पे किसको आना पड़ेगा, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स को आना पड़ेगा। तो अब देखिएगा हमने स्टार्ट कहाँ से कराया था, जो ये पॉलीपेप्टाइड्स है जो आपने खाने के अंदर लिया है, ये स्टमक के अंदर जब आया तो वहां पे जो पेप्सिन था उसने इसको वहां पे डाईपेप्टाइड्स या एमाइनो पेप्टाइड्स के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, ये कितने % हुआ होगा, यहाँ पे ये कहता है 20 to 30% जो पॉलीपेप्टाइड्स थे जो आपने डाइट में लिए थे उसका 20 से 30% तो चेंज हो गया जिस तरह हमने सलाइवरी एमाइलेज ने किया था। अब जो बचा हुआ है वो कहता है ये पॉलीपेप्टाइड्स कौन चेंज करेगा, तो वो कहता है यहाँ पे जो पैनक्रियाज से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट हुए थे उनमें ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया। तो ये जो है वहां पे क्या कर देंगे, जिस तरह जो
कार्बोक्सिक एनहाइड्रेज है, कार्बोक्सी एनहाइड्रेज है, या एक कार्बोक्सी डाइपेप्टाइड्स के नाम से भी आता है। तो जो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी एनहाइड्रेज जो है कार्बोक्सी डाइपेप्टाइड्स, तो वो कार्बोक्सी डाइपेप्टाइडेज, क्योंकि एंजाइम है ये, तो ये कार्बोक्सी डाइपेप्टाइडेज है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी एनहाइड्रेज, ये जितने भी एंजाइम्स ने है वो सब एंजाइम्स इसको अब फाइनल किस में ब्रेक डाउन कर देंगे, डाइपेप्टाइड्स में या एमाइनोपेप्टाइड्स में। तो अब आपको ये बात क्लियर होगी कि कुछ को तो किसने कर दिया था, स्टमक में पेप्सिन ने कर दिया था, बाकी जितने भी 60-70% बचे हुए हैं उसको किसने कर दिया, जो ये पेनक्रियाज के द्वारा प्रोटीओलाइटिक एंजाइम सिक्रीट हुए उन्होंने कर दिया। तो अब हमारे पास फॉर्म कौन सी आ गई, डाइपेप्टाइड्स या एमाइनोपेप्टाइड्स। ये क्या होती है कि डाइपेप्टाइड में 2 चेन अमाइनो एसिड्स के आपस में जुड़ी हुई रहती है, एमाइनोपेप्टाइड्स में 3 चेन आपस में जुड़ी हुई रहती है। हमने आखिर में क्या करना है, इन चेन्स को ब्रेक डाउन करके और उनको अकेला करना है, किसको, एमिनो एसिड्स या एमाइनो एसिड्स को। वो कौन करेगा, तो वो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स करेंगे। ठीक है, इसी तरह से कहता है कि ये पेप्टाइड्स होगी। इसके अलावा वहां पे और भी एंजाइम्स है, जिस तरह आपने जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड्स है, अब आपको पता है न्यूक्लिक एसिड कौन से हैं, डीएनए, आरएनए। ठीक है, अब डीएनए को आप क्या बोलते हो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब जो भी हमारी बॉडी के अंदर डीएनए और आरएनए है उनको भी तो कोई ना कोई डाइजेस्ट करेगा, उनको ब्रेक डाउन करके उनका पूरा कंप्लीट डाइजेशन करवाएगा। तो कहते जो न्यूक्लिक एसिड्स आए थे उनका ना तो कोई ओरल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट हुआ, ना ही स्टमक में हुआ, इसका ओनली एंड ओनली इंटेस्टाइन में आके जो पैनक्रिएटिक वहां पे एंजाइम्स हैं उन्होंने इसका डाइजेशन स्टार्ट किया। तो वहां पे कौन कौन से एंजाइम थे, तो वो कहता है राइबो न्यूक्लियसिस, या इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप राइबो न्यूक्लियसिस ही बोल दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। ठीक है, और मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि पैनक्रियाज के द्वारा तो ये प्रो न्यूक्लियसिस या मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ट्रिप्सिन इनको एक्टिव फॉर्म में करता है। तो जैसे ही पैनक्रियाज से आया, ट्रिप्सिन के कांटेक्ट में आए, इन्होंने उसको एक्टिव कर दिया। अब ये क्या करेगा, जब ये एक्टिव हो गए तो ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड्स को चेंज कर देगा। क्या कर देगा, चेंज, किसके अंदर चेंज कर देगा, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर चेंज कर देगा। किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में। और इस न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये किन चीजों से मिलकर बना है, तो ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। कितने से, 3 से। कौन कौन से, एक तो कहता है शुगर से मिलके बना है, एक फॉस्फेट से मिलके बना है, ठीक है, और एक नाइट्रोजनस जो बेस है उससे मिलके बना है, बेस, N2 बेसिस जिसको आप बोलते हो। नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और शुगर, इन तीनों से मिलके ये न्यूक्लियोटाइड्स बना है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे जो पड़ा है वो इस फॉर्म के अंदर अभी पड़ा है, इंटेस्टाइन में इस फॉर्म में पड़ा है। अब इसको सिंपल फॉर्म के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए कौन चाहिए, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स चाहिए। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो डाइपेप्टाइड और अमाइनोपेप्टाइड्स बन गए, इसके अलावा यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, इन न्यूक्लियोटाइड्स और जो डाइपेप्टाइड और अमाइनोपेप्टाइड्स है इनको सिंपलर फॉर्म में लेके आना, जिससे कि इनका कंप्लीट डाइजेशन हो जाए और ये एब्जॉर्ब हो जाए। वो काम अब कौन करेगा, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। कौन कराएगा, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। अब देखिएगा, पहले हम अगर बात करें डाइपेप्टाइड्स, जो 2 चेन्स होगी अमाइनो एसिड्स की, दूसरी अमाइनोपेप्टाइड्स,
ये दोनों अब सिंपलर फॉर्म में टूटने जा रहे हैं। इनको तोड़ेगा कौन? ब्रश बॉर्डर एंजाइम। वो कौन से? सिंपल डाइपेप्टाइडेज, एज लगा दिया बस, यहां पे एमाइनो पेप्टाइडेज, दोनों को इसने ब्रेक डाउन किया और किसके अंदर ब्रेक डाउन यहां पे हो जाएगा? ये जो एमिनो एसिड्स के अंदर हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? एमिनो एसिड्स में। ये भी किस में हो गया? एमिनो एसिड्स में। तो यही तो हम चाहते थे। ये इसका फाइनल डाइजेशन हो गया प्रोटीन का। ये क्या हो गया? फाइनल। अब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में। तो इसको किसने कराया? डाइपेप्टाइडेज, एमाइनो पेप्टाइडेज। ये दोनों क्या है? ये दोनों ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स है। किसके लिए? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। पहले हमने कार्बोहाइड्रेट को देखा, अब पेप्टाइड्स जो प्रोटीन है उनको देख लिए यहाँ पे। इसके अलावा जो अभी हमने बात की थी वहां पे कि जो न्यूक्लियोटाइड्स बने थे, न्यूक्लियोटाइड्स, इस न्यूक्लियोटाइड्स में वो शायद आपको नहीं दिखा हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 चीजें यहाँ पे थी। पहली थी फॉस्फेट, दूसरा शुगर, तीसरा था नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स इनसे मिलके बना हुआ था। अब यहां पे ब्रश बॉर्डर एंजाइम लगेंगे। वो ब्रश बॉर्डर एंजाइम इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे। तो पहला वहां पे एंजाइम लगेगा फोस्फेटेज। फोस्फेटेज कौन सा? फोस्फेटेज। ये क्या करेगा? इस फोस्फेट को यहां से अलग कर देगा। इस फोस्फेट को अलग कर देगा। जब इसे फोस्फेट अलग होगा तो ये न्यूक्लियोटाइड किसके अंदर चेंज हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड में चेंज हो जाएगा। किसमें? न्यूक्लियोसाइड के अंदर। किसमें? न्यूक्लियोसाइड के अंदर। अब देखिएगा ये फोस्फेटेज क्या है? ये फोस्फेटेज ब्रश बॉर्डर एंजाइम है। किसके लिए? न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए। अब दूसरा यहाँ पे एंजाइम आएगा, इस न्यूक्लियोसाइड को भी आगे तोड़ना पड़ेगा कहता है। तो इस न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए वो कहता है वहां पे आपको एक और ब्रश बॉर्डर एंजाइम दिखेगा। इस ब्रश बॉर्डर एंजाइम का नाम है, ये न्यूक्लियोसाइड है तो इसका नाम आ गया न्यूक्लियोसिडेज। साइड से सिडेज, न्यूक्लियोसिडेज। और अब ये इसको किस में तोड़ देगा? न्यूक्लियोसिडेज इसको वो तोड़ देगा जी शुगर के अंदर, अलग कर देगा इसमें से शुगर प्लस जो नाइट्रोजिनस बेस है उन दोनों को अलग अलग कर देगा। जो नाइट्रोजिनस बेस है इन दोनों को क्या कर दिया? अलग। अब ये शुगर भी एब्जॉर्ब हो जाएगी और नाइट्रोजिनस बेसिस भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे दो वहां पे न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम हमें देखने को मिला है, पहला तो देखने को मिला है फोस्फेटेज। कौन सा? फोस्फेटेज। और दूसरा हमें कौन सा देखने को मिला है? न्यूक्लियोसिडेज। तो दो एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, फोस्फेटेज और न्यूक्लियोसिडेज। इन्होंने वहां पे क्या कर दिया कि जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है उन सब का डाइजेशन आपको देखने को मिल गया, जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम। तो प्रोटीन के लिए दो ब्रश बॉर्डर एंजाइम है, डाइपेप्टाइडेज और अमाइनो पेप्टाइडेज, और न्यूक्लिक एसिड के लिए भी दो है, पहला है फोस्फेटेज और दूसरा न्यूक्लियोसिडेज। इन दोनों ने वहां पे क्या कर दिया? प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कर दिया। अब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड का कंप्लीट डाइजेशन कर दिया, ये भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने दोनों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं फैट का या ट्राइग्लिसराइड्स का। कहता है ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या चीज होते हैं? कहता है जो ग्लिसरॉल है उसके साथ 3 मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड्स जो जुड़े हुए रहते हैं, फैटी एसिड्स। तो ये फैटी एसिड्स 3 फैटी तो ट्राइग्लिसराइड्स हो गया। ठीक है, इनको वो कहता है कि जब ये आए तो ना तो इनका ओरल कैविटी में स्टार्ट हुआ, ये कहते हैं, लेकिन जो ओरल कैविटी में लिंगुअल लाइपेज था उसने ओरल कैविटी में काम नहीं किया क्योंकि वो कम पीएच पे काम करता है, और जो स्टमक में पीएच थी वो कम थी, तो ये आके स्टमक में एक्टिव हो गया। कौन? लिंगुअल लाइपेज जो ओरल कैविटी में सिक्रीट हुआ था। दूसरा स्टमक ने भी गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट किया। उन दोनों ने इसका डाइजेशन करने की कोशिश की। 5 से 10%, बहुत ही कम वहां पे डाइजेशन जो है वो स्टमक के अंदर इसका देखने को मिला।
तो ये कहता है कि इसको स्टमक के अंदर किसने डाइजेस्ट करने की कोशिश की, तो कहता है जो लाइपेज था, एक तो गैस्ट्रिक और दूसरा वहां पे लिंगुअल लाइपेज और जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, इन दोनों ने कुछ एक 5 से 10% जो टोटल ट्राइग्लिसराइड्स है उनको डाइजेस्ट करने की कोशिश की और वहां पे इनको डाइजेस्ट किया, कुछ एक अमाउंट के अंदर वहां पे इसको डाइजेस्ट वहां पे किया। ठीक है, तो इसने इसको बिल्कुल सिंपलर फॉर्म के अंदर इसने लाने की कोशिश की कि कुछ एक को इसने जो है आप बोल सकते हो कि वहां पे इसको मतलब सिंपलर जो ग्लिसराइड्स है उसके अंदर इसको तोड़ने की कोशिश की। जिस तरह ये ट्राई है तो ये यहाँ पे डाइग्लिसराइड या बाइग्लिसराइड के रूप में यहाँ पे टूट गया। ठीक है, डाई या बाइग्लिसराइड्स के रूप में टूट गया ये। तो ये कुछ एक 5 से 10%। अब जो लास्ट में जो 90% अभी तक ट्राइग्लिसराइड के रूप में पड़ा है, तो उसका क्या होगा, तो कहता है जैसे ही ये सब स्टमक में तो 5 से 10% का ही वहां पे डाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो वो पीछे 90% बचे, उनका क्या, तो कहते हैं जैसे ही वहां पे डुओडेनम के अंदर फूड आता है जिसमें फैट होता है, तो जो हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर से जो बाइल सिक्रीट होता है वो इसको सबसे पहले तो क्या करता है, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है तो इसको वाटर का सोल्यूबल करता है, जिसको हम टर्म बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन, जिसके अंदर ये क्या करता है, जो फैट है फैट का वहां पे क्या बढ़ा देता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। इतना आपने याद रह जाए तो बहुत ही बढ़िया है कि जो बाइल है जो गॉल ब्लैडर से सिक्रीट हुआ है और लीवर से हुआ है, वो कहाँ पहुंच गए, डुओडेनम के अंदर। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ओपन हो गया और उसने पहुंच के वहां पे क्या कर दिया, जो फैट था उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया और उसको क्या कर दिया वहां पे, मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया और साथ में उसको वाटर सोल्यूबल बना दिया। इसको हमने बोला इमल्सिफिकेशन। तो देखिएगा सबसे पहले तो क्या हुआ, जैसे ये इंटेस्टाइन में पहुंचा, जो ट्राइग्लिसराइड्स थे उनका इमल्सिफिकेशन हो गया। क्या हो गया, इमल्सिफिकेशन, किसके द्वारा, बाइल के द्वारा। तो यहां पे क्या बन गया, ये फैट जो है, ये फैट है वो अब सोल्यूबल हो गया और इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, फैट सोल्यूबल इन वाटर। एक तो ये काम हो गया कि ये फैट सोल्यूबल हो गया, दूसरा ये हो गया कि इंक्रीज सरफेस एरिया, इसने बाइल ने इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अब ये जो सरफेस एरिया बढ़ा है इसके ऊपर जो पैनक्रिएटिक लाइपेज आएगा वो इजीली काम कर सकता है, इसलिए ये बाइल ने यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, एक तो उसको सोल्यूबल बनाया वाटर में और दूसरा इंक्रीज करा दिया उसका सरफेस एरिया, मतलब जो उसका सरफेस एरिया है वो बढ़ा दिया। अब वो कहते हैं बाइल ने ये काम किया। अब जो पैनक्रियाज के द्वारा पैनक्रिएटिक लाइपेज सिक्रीट होगा वो क्या करेगा, तो वो कहता है कि ये जो आपने डाइग्लिसराइड्स हैं, ठीक है, वो तो कुछ तो आपने बना दिए वहां पे, ये देखिएगा हमने बता दिया डाई एंड बाइग्लिसराइड कहां बन गए, स्टमक के अंदर। ठीक है, बाकी जो डाइग्लिसराइड्स और बाइग्लिसराइड्स हैं ये तो हो गया, डाई या बाइग्लिसराइड कहां पे बन गए थे, स्टमक के अंदर। अब जो ट्राइग्लिसराइड था ये पहले तो क्या हुए, बाइल के साथ इमल्सिफाई हो गई, मतलब ये इमल्सिफाइड है, पहले तो इमल्सिफाइड नहीं था लेकिन जैसे ही बाइल के साथ आया तो बाइल के साथ मिक्स हुआ जिससे कि वाटर सोल्यूबल हो गया और दूसरा इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब ये ट्राइग्लिसराइड के ऊपर काम कौन करेगा, तो ये कहता है इसके ऊपर काम करेगा जी पैनक्रिएटिक लाइपेज। कौन करेगा, जो पैनक्रियाज के द्वारा लाइपेज, जो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सिक्रीट हुआ है जिसको हमने नाम दे दिया पैनक्रिएटिक लाइपेज, वो अब यहाँ पे क्या करेगा, जितने भी ये मतलब ट्राइग्लिसराइड से उनको वहां पे डाई या बाइग्लिसराइड के अंदर चेंज कर देगा। लेकिन ये अभी भी सिंपलर फॉर्म में नहीं आए हैं, अभी भी इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इनको एब्जॉर्प्शन कराने के लिए और सिंपलर फॉर्म में आना पड़ेगा। अब ये कहते हैं ये डाई या बाइग्लिसराइड्स हैं, इनको जो बाइग्लिसराइड्स हैं, अब यहां पे जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम है
वो यहाँ पे इसको सिंपलर फॉर्म में लेके आएगा। तो अब कहते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम यहाँ पे कौन सा आएगा, तो उसको वो नाम देता है इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, या वो सिंपलर लाइपेज भी लिख देता है। अकेला लाइपेज लाइपेज लिख देगा तो वो इंटेस्टाइनल लाइपेज है, क्योंकि बाकियों के आगे हम क्या लिखते हैं, लिंगुअल लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। इसको अगर इंटेस्टाइनल लाइपेज लिखा हुआ है सबसे बढ़िया, अगर सिंपल लाइपेज है तो भी हम समझते हैं कि वो इंटेस्टाइनल लाइपेज है। इसने ट्राइग्लिसराइड्स ने अब वहां पे क्या कर दिया, अब इसको ग्लिसरोल प्लस फैटी एसिड के अंदर तोड़ दिया, बस ये इसका सिंपलर फॉर्म आ गया, ये अब एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे फैट का वहां पे अल्टीमेट डाइजेस्ट करने के लिए वहां पे कौन सा ब्रश बॉर्डर एंजाइम आया, इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो अब तक हमने कितने देख लिए, देखो एक इंटेस्टाइनल लाइपेज ब्रश बॉर्डर एंजाइम, दूसरा हमने वहां पे देख लिया प्रोटीन के लिए फोस्फेटेज, और दूसरा हमने न्यूक्लियोसिडेज। इसके अलावा वहां पे हमने देख लिया ये तो ठीक है हो गया न्यूक्लियोटाइड्स। इसके अलावा हमने देखे थे माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, अल्फा डेक्स्ट्रिनेज। तो ये चार तो हमने देख लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमने दो देख लिए यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोसिस और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसिस, ये सॉरी यहाँ पे जो डाइपेप्टाइडेज है और अमाइनोपेप्टाइडेज। चार तो कार्बोहाइड्रेट के लिए, दो आगे प्रोटीन के लिए, एक आगे और दो ही आगे उसके जो न्यूक्लिक एसिड के लिए फोस्फेटेज और न्यूक्लियोसिडेज। और इसी तरह फैट के लिए भी यहाँ पे हमें ब्रश बॉर्डर एंजाइम में क्या देखने को मिला है, इंटेस्टाइनल लाइपेज। कौन सा देखने को मिला, इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो ये इतने सारे ब्रश बॉर्डर एंजाइम है जिसने क्या किया, वहां पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड्स और उसके अलावा जितने भी कोलेजन फाइबर है, इलास्टिक फाइबर्स है, उन सब का डाइजेशन जो है यहाँ पे हो जाएगा। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और मैंने बताया था मोस्ट ऑफ डाइजेशन कहाँ हो जाता है, ड्यूडेनम के अंदर ही हो जाता है। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप बता सकते हो कि ड्यूडेनम में होता है। अगर पूछ ले सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आप वहां पे बता सकते हो जेजुनम के अंदर होता है। कईयों को कंफ्यूजन रहता है, वो इलियम बोलते हैं, लेकिन इलियम नहीं होता। कहाँ होगा, वहां पे जेजुनम के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। अब ये कहता है कि यहाँ पे जो ये फैट होते हैं ना, ये फैट हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब इनको पानी से डर लगता है, ये पानी के साथ में जुड़ नहीं सकते इजीली, तो इनको जो है कवर करके रखता है। कभी तो ये फैट के साथ कवर बाइल के साथ कवर होता है, कभी ये प्रोटीन के साथ कवर होता है। तो देखिएगा जब ये फैट जो है या फैटी टिश्यूज हैं या बोल सकते हो फैटी एसिड्स, ये दो चीजें हैं, ये टर्म्स जो है वो पूछी जाती है, इसलिए आपको बता रहा हूं। जो फैटी एसिड्स है, जब ये इनका एब्जॉर्प्शन के लिए इनको सेल टिश्यूज के पास लेके जाया जाएगा, तो अगर तो फैटी टिश्यूज बाइल जो सोल्ट है उनके साथ अगर मान लो वहां पे वो बाइंड होता है, एक वो होता है प्रोटीन के साथ, जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ होगा, या बाइल साल्ट के साथ होगा। तो जब जब ये इनके साथ होगा तो वहां पे इनके नाम दिए जाते हैं। इसको मिसेल्स बोला जाता है, मिसेल्स, ठीक है। इसको कई माइसेल्स भी बोलते हैं, कई मिसेल्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि मिसेल्स किससे मिलके बनता है, तो बाइल साल्ट और फैटी एसिड्स आपस में मिलके मिसेल्स बना लेती है, ठीक है। अगर फैटी एसिड प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो वो काइलोमाइक्रोन्स बनाता है, काइलोमाइक्रोन्स। क्या बनाता है, काइलोमाइक्रोन्स। ये दो टर्म आप याद रख लेना। अगर फैटी एसिड बाइल साल्ट के साथ वहां पे बाइंड होता है तो वहां पे माइसेल्स, कई जो इसको माइसेल्स बोलते हैं, कई इसको मिसेल्स बोलते हैं। यूजुअली मिसेल्स होना चाहिए। फैटी एसिड अगर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है तो वो काइलोमाइक्रोन्स बनाता है। तो याद रखने, ये कई बार पूछा जाता है मिसेल्स किन से मिलके बना होता है और काइलोमाइक्रोन किन से मिलके बना होता है, ये चीज। अब जितना भी वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा कि उस जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के थ्रू लाके और जो वेन्स है उनके अंदर डाल देंगे। वेन स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, उसके थ्रू होता हुआ पोर्टल वेन में जाएगा और लास्ट में लीवर में पहुंच जाएगा, वहां पे इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा।
और जो मेटाबॉलिज्म हो गया, जो भी बन गया, अब वो क्या करेगा, लीवर या तो उनको स्टोर करा देगा, नहीं तो उनको हार्ट में भेजेगा। तो जो हिपेटिक वेन है वो जाएगी इंफीरियर वेना कवा में जाके एंटर होगी और उसके बाद में हार्ट में, और हार्ट से पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगी, पूरी बॉडी में चली जाएगी। तो ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए आपको जो दो चीजें थी, एक तो मिसेल्स और काइलोमाइक्रोन, इनके बारे में पूछता है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब यही हो गया कि जब जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है जब वो ब्लड या लिम्फ के अंदर आ जाते हैं तो उनको हमने बोल दिया कि वो एब्जॉर्ब हो गए। एक जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फ पाई जाती है उसका हमने नाम बताया था लैक्टियल्स, व्हाइट कलर की होती है, उसमें फैट्स जो है उनको लेके जाया जाता है क्योंकि फैट के मोलिक्यूल बड़े होते हैं, वो इन वेन या वेन्यूल्स जो है उनके अंदर एंटर हो नहीं पाते, और अब वो लिम्फ के थ्रू कहाँ जाएंगे, लीवर के अंदर पहुंचेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने ऑलमोस्ट बात कर ली है। अभी हल्का सा एक दो जिस तरह मान लो पॉइंट है जिनको मैं चाहता हूं कि आप याद रखो, जिस तरह एक तो सीसी के, एक सिक्रीटिन, इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इनको आप हल्का सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये कहता है ये सीसी के क्या क्या चीज करता है, तो एक तो ये गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, क्या कराता है, गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन। याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कौन सा है, वहां पे जो हार्मोन है वो कराएगा सीसी के। दूसरा ये रिलैक्स करता है, इसको तो कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, अब यहां से जो बाइल निकल रहा है वो कहाँ आएगा, ड्यूडेनम में, तो उसको किसको क्रॉस करना पड़ेगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को, ये उसको रिलैक्स करा देगा जिससे कि वो खुल जाएगा और वहां पे बाइल आ जाएगा। तो इसने क्या करा दिया, रिलैक्सेशन, किसका, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है उसका इसने क्या करा दिया, रिलैक्सेशन। तीसरा ये क्या काम करेगा, यह जो पैनक्रियाज है उसको स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, पैनक्रिएटिक जूसेस के लिए, किसके लिए, पैनक्रिएटिक जूसेस या पैनक्रिएटिक एंजाइम्स के लिए, आप पर्टिकुलर एंजाइम्स तक जाओ। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द पैनक्रियाज, किसके लिए, फॉर पैनक्रिएटिक एंजाइम्स के लिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बारी कि पैनक्रिएटिक एंजाइम्स को सिक्रीट कराने के लिए पैनक्रियाज को स्टिमुलेट कौन करता है, सीसी के, कौन करेगा, सीसी के। ये तीन जो जो तीन चीजें हैं जो सीसी के से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन में पूछी जाती है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आता है। अब अगर हम बात करें सिक्रीटिन का, तो इसका एक मेन फंक्शन है कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पैनक्रियाज पे रहता है, लेकिन ये पैनक्रियाज से करवाता क्या है, ये पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट कराता है, करा दिया, उस जूस के अंदर पैनक्रिएटिक एंजाइम को सिक्रीट कराएगा कि बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करेगा। तो यहां पे चक्कर पड़ जाता है, ये कहता है ये पैनक्रिएटिक जूस में सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट को सिक्रीट कराता है। तो जो बाइकार्बोनेट जो SCO3 है उसके सिक्रीशन के लिए ये स्टिमुलेट करेगा पैनक्रियाज को, ये पैनक्रियाज को स्टिमुलेट तो ये भी करेगा, लेकिन ये किसके लिए करेगा, जो पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट हो उसमें ज्यादा क्या है, बाइकार्बोनेट है। ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा, एल्केलाइन करेगा पीएच को, क्या करेगा, पीएच को एल्केलाइन। तो उस वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिक्रीटिन पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है SCO3 के सिक्रीशन के लिए, और सीसीके करता है पैनक्रिएटिक एंजाइम्स के लिए। ये फर्क है, ये याद रखना। सिक्रीटिन पैनक्रियाज को SCO3 के सिक्रीशन के लिए करेगा और पैनक्रिएटिक एंजाइम्स के लिए कौन करेगा, सीसीके। ये याद रखना बस। एक ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन कराता है और रिलैक्स कराता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को, ठीक है। ये दो एक चीजें जो इंपॉर्टेंट थी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बाकी जो है आपको वहां पे एक तो पेयर पैचेस के बारे में पूछा जाता है कि जो लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, इलियम में पाए जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि पेयर पैचेस कहां पाए जाते हैं, उसमें या तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन दे के रखेगा या वो इलियम दे के रखेगा। तो दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए पेयर पैचेस का। एक लैक्टियल पूछता है कि लिम्फ वेसल्स, दूसरी बात ये पूछ लेता है कि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और आर्टरी सप्लाई करेगी, आर्टीरियल सप्लाई किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को, और वीनस ड्रेनेज लेके कौन जाएगी, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। ये भी आपने याद रखना है। एक और क्वेश्चन, जो ड्यूडेनम है वो कौन सा ऑर्गन है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। मैं पहले भी बता चुका हूं, याद रखना, एग्जाम में आता है। ड्यूडेनम कौन सा ऑर्गन है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अभी तक हमने देखो पैनक्रियाज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है,
ठीक है। डिओडेनम कौन सा है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे, वहां पे भी बताएंगे भी कौन सी स्ट्रक्चर जो है रेट्रोपेरिटोनियल है, पूछी जाती है। जिस तरह किडनी है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, बहुत बारी पूछा जाता है, ये याद